Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to cover basically economic policies of Britishers. Okay, इससे पहले हमने ब्रिटिशर्स का कॉन्क्वेस्ट पूरा पढ़ लिया है जो कि उन्होंने वॉर और पॉलिसीज के थ्रू किया था. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग वेदर इट इज अबाउट द वॉर और द पॉलिसीज. इफ यू वांट टू चेक इट आउट, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर ये चीज चेक कर सकते हो. और प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, आप उसमें भी सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो. आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में. सो द टॉपिक इज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, अब इसमें हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कि फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थ्योरी थी, एस्टिमेट्स क्या क्या थे, मतलब कितना पैसा बाहर गया इंडिया के, कैसे गया, कौन कैसा एस्टिमेट लगा रहा है ना. हर इंसान ने अलग अलग एस्टिमेशन दिया था. दादा भाई नारोजी ने अलग एस्टिमेशन दिया था, आर.सी. दत्त ने अलग एस्टिमेशन दिया था, डी.ई. वाचा ने अलग दिया था. तो सबके अलग अलग थे जो कि हम आगे इस वीडियो में ही देखेंगे. और कॉन्सिक्वेंसेस के जो हमारा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे. देन नेक्स्ट सब टॉपिक इज लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जिसमें इजारेदारी, परमानेंट सेटलमेंट और रियोतवेरी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब कुछ आता है. एंड द लास्ट सब टॉपिक इज ओवरऑल इम्पैक्ट, जितना भी पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट रहा ब्रिटिशर्स के लैंड रेवेन्यू सिस्टम का वो. तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, अबाउट द फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन. नाउ लेट्स कम टू दैट. सी, अभी ये बहुत ज्यादा हॉच पॉच लग रहा होगा बट मैं एक बार ही समझाना चालू करूंगी तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू. प्लीज अगर आपसे हो सके तो लास्ट तक आप देखो वीडियो. आई एम श्योर अबाउट इट कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी. जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट. देखिए क्या हुआ कि 1608 से लेके 1757 तक हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे. अब देखो 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिशर्स को बंगाल मिल गया था. बंगाल मिलने के बाद ही वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे, इससे पहले वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे. ठीक है, सो इससे पहले दे वर जस्ट ट्राइंग टू अवेल मोर एंड मोर ट्रेड कंसेशन, कि जितना हो सके उन्हें ट्रेड कंसेशन दिया जा सके. जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जहांगीर के कोर्ट में गए थे, है ना. उन्होंने मांगा था कि भाई हमें ट्रेड करने दो, हमें फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने दो. तो पहले तो मतलब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी. उनकी जो पॉलिसीज थी वो सिर्फ अपने ट्रेड को एनहांस करने के लिए होती थी, इससे ज्यादा उनका कोई मोटिव था नहीं. कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी फॉर द इंडियन स्टेट सिस्टम. ओके, दे हैड नो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इंडियन स्टेट सिस्टम. उनका सिर्फ और सिर्फ जो फोकस था वो था ट्रेडिंग पे. फिर आया मर्केंटाइल फेज. मर्केंटाइल फेज केम फ्रॉम 1757 टू 1813. ओके, ये था हमारा मर्केंटाइल फेज. अब इस मर्केंटाइल फेज में क्या हुआ, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे मर्चेंट्स थे. ओके, मर्चेंट्स बोले तो अगर हम सादा अपनी इंडियन भाषा में बात करी जाए तो बनिया, ठीक है. मर्चेंट्स थे, उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस था ट्रेड सरप्लस में, कि जितना हो सके उतना हम अपना ट्रेड बढ़ाएं. ठीक है, हमारा मतलब पैसा कमाने में फोकस है. अब उस ट्रेड सरप्लस के लिए उन्हें क्या करना पड़ता कि भाई उन्हें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ता और इंपोर्ट घटाना पड़ता. अब इसको ना मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक दूसरी स्लाइड में समझाती हूँ कैसे. देखो, इंडिया है, ये हम पाकिस्तान ले लेते हैं या यूके ले लेते हैं. उस समय पे यूके था तो लेट्स टेक यूके. आज के समय पे पाकिस्तान है तो वो चलो. अब यहाँ पे टमाटर है हमारे. आहा, टमाटर, बड़े मजेदार वाले टमाटर. ओके, अगर टमाटर पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारे यहाँ वो टमाटर 20 रुपए का है, राइट. 400 रुपए का, मतलब 400% टैक्स, 200% टैक्स लगा के ये वाला टमाटर जो है वो पाकिस्तान में मिल रहा है 200 रुपए का. अब जब ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, टैक्स कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है. तो बेसिकली ये 200% जो है ना वो है एक्सपोर्ट टैक्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया में जो मर्चेंट्स हैं, इंडिया में जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो इस पर क्या कर रहे हैं, ये बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, टमाटरों को पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं. अब उनको बाहर भेजने के लिए इंडियन बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना. अब इंडियन बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो गवर्नमेंट को तो पता चलेगा ही चलेगा. अब गवर्नमेंट को पता चलेगा तो गवर्नमेंट ना कुछ टैक्स इम्पोज करती है, जो कि बजट में भी आता है कि एक्सपोर्ट टैक्स कितना होगा, इम्पोर्ट टैक्स कितना होगा, वो अलग अलग होते हैं. ठीक है,
तो एक्सपोर्ट टैक्स क्या कर दिया अब इंडिया ने पाकिस्तान के लिए 200%। तो अब जब इंडिया बाहर भेजेगा सामान तो वो कितने में जाएगा, ज्यादा में जाएगा, राइट। पाकिस्तान में एंटर किया, कितने में किया, 200 रुपए में। अब यहाँ पे पाकिस्तान का भी कुछ इम्पोर्ट टैक्स होगा अलग से, तो प्लस ये मान लो 20 रुपए और बढ़ गए, तो 220 रुपए किलो हमारे टमाटर बिकने लग गए, जो कि बहुत महंगे हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज से क्या हुआ, हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट कम हो गया। अब एक्सपोर्ट कम कैसे हुआ, क्योंकि इंडिया ने अच्छा खासा टैक्स लगा रखा था। अब यहीं पे अगर समझ लो, अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिया में मिनिमल ड्यूटी इम्पोज करेंगे हम, राइट। मिनिमल ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 1% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं या 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं कि भाई किसी को अगर सामान भेजना है तो भेज दो। आपका फिर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिपिंग कॉस्ट लगेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ शिपिंग कॉस्ट लगेगा। तो अगर हमारी 20 रुपए की चीज है और आप अज्यूम कर लो कि 5 रुपए उसको भेजने में लग रहे हैं, राइट। तो 5 रुपए जब भेजने में लगे तो वो दूसरी कंट्री में पहुंच के सिर्फ 25 रुपए की हुई। अब उस कंट्री का जो भी इम्पोर्ट होगा, अब जैसे मैंने तो चलो एक्सपोर्ट में ये चीज 5 रुपए में हो गया, वहां पे 25 रुपए में पहुंच गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये यूके है, अब मैंने जो चीज पहुंचाई वो 25 रुपए में इंडिया से बाहर पहुंच चुकी है, राइट, यूके तक पहुंच चुकी है। पर यूके की बाउंड्री के अंदर घुसने में अब यहाँ पे लग रहा है 100% का टैक्स। अब आप 100% का टैक्स मतलब समझ रहे हो, ये 25 रुपए की चीज हो गई 2500 की। अब 2500 की ये चीज यहाँ पे बिकेगी नहीं, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा होगा, सॉरी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, यूके में इंपोर्ट कम होंगे, राइट, ऐसा होगा। तो आप यहाँ देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो, यूके में जो इंपोर्ट करना था वो। अब यूके में इंपोर्ट करा तो उन्होंने ड्यूटी इंपोज कर दी, ज्यादा ड्यूटी इंपोज करी, तो जो चीज आई, जो भी मटेरियल आया, जो भी गुड आया इंडिया से, वो महंगा हो गया। जब वो महंगा हो गया तो इंडिया से कम आने लगा, तो इंडिया से इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। अब एक्सपोर्ट करने की बात आई तो इंडिया में एक्सपोर्ट करते समय उन्होंने मिनिमम ड्यूटी लगाई। जब इंडिया से चीजें बाहर जा रही है ना, तो उनकी बाउंड्रीज पे ज्यादा ड्यूटी नहीं लग रही, ठीक है। तो जब ड्यूटी नहीं लग रही तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हो इस चीज को, ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मर्केंटाइल फेज आया तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो मर्चेंट्स है, और वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ट्रेड सरप्लस पे, कि जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रेड करना है हमें। ठीक है, उसके लिए वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट्स घटा रहे हैं। इंपोर्ट्स मतलब यूके में जो इंपोर्ट हो रहा है, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स यूके में जा रहे हैं उसको वो घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं, क्योंकि यूके में अगर कोई चीज आ रही है तो उस पे ज्यादा ड्यूटी लगा दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, कि अगर यूके में कोई चीज एंटर करिए, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यूएस की बात कर ले, तो यूएस में क्या कर रहे हैं अभी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, कि वो बहुत ज्यादा ड्यूटी इम्पोज कर दे रहे हैं, जिससे हमारा जो इंडियन गुड है ना वो वहां पे महंगा बिक रहा है। तो जब वहां पे महंगा बिक रहा है तो लोग खरीदेंगे नहीं तो लोग वहां पे फिर मंगाएंगे भी नहीं ना इंडियन गुड, तो इम्पोर्ट कम हो रहा है उस चीज से। ठीक है, तो वो इम्पोर्ट कम कर रहे थे, राइट। अब वो किस तरीके से कर रहे थे, बाय द यूज ऑफ टैरिफ्स, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, टैक्सेस और ये जो ये सारी चीजें होती है उनको टैरिफ्स ही बोलते हैं। ड्यूटीज को और टैक्सेस को टैरिफ्स बोला जाता है। एंड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि हम अपनी, बेसिकली वो ये बोल रहे थे कि हम तो भाई अपनी इकोनॉमी को बचा रहे हैं ज्यादा पैसे, मतलब ज्यादा ड्यूटी लगा के, इसको हम प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद आया हमारा इंडस्ट्रियल फेज। इंडस्ट्रियल फेज हमारा वेरी करता है फ्रॉम 1813 टू 1860 और 1858। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो पीक पे था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब ये सोचो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, दूसरा फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, राइट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करते हैं, इसके बाद फिनिश्ड गुड्स की बात करेंगे। रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ा तो देयर वाज अ लॉट डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ाना तो इंडिया की तरफ देखा गया, क्योंकि इंडिया वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। भाई इंडिया के पास सब कुछ था, कॉटन था, इंडिगो था, ओपियम था, शुगर केन था, सब कुछ था इंडिया के पास। ठीक है, तो इंडिया की तरफ देखे कि भाई इंडिया तो बहुत अच्छा सोर्स है रॉ मटेरियल का। और यहाँ पे चूंकि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे 1813 से लेके 1860 तक,
क्योंकि भाई मर्केंटाइल फेज में इन लोगों ने वॉर्स वगैरह करके सब कुछ करके आधे से ज्यादा टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली थी। और अगर आप 1764 का बैटल ऑफ बक्सर देखोगे ना, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना ब्रिटिशर्स को दीवानी मिल गई थी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, तो ये सब कुछ हो गया था, तो अब उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था, वही रूल कर रहे थे, तो उनकी मर्जी थी कि भाई कितने पैसे में हमें रॉ मटेरियल बाहर भेजना है, वो उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा आसान थी। और आपको मैं इसको ना मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो दीवानी थी, इसके बारे में ना मैं आगे बताऊंगी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू। ठीक है, चीप मटेरियल था, चीप रॉ मटेरियल था। अब ये चीप रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके जा रहे थे, ठीक है, तो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल तो तैयार हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया। अब भाई इस रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, तो क्या बन रहा था? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बन रहे थे, फिनिश्ड गुड्स आए इंडिया में। अब जो फिनिश्ड गुड्स इंडिया में आए, तब क्या हुआ भाई? बहुत ही ज्यादा तहलका मच गया हमारे इंडिया में। अगर कोई चीज, अब मैं फिर से इसको नई स्लाइड में बताती हूँ कि जैसे फिनिश्ड गुड्स है, यहाँ पे एक शर्ट बनी है, एक बहुत प्यारी सी शर्ट बनी, ये कहाँ बनी है? यूके में बनी है, ठीक है। अब यूके में ये मशीनों के द्वारा बनी है, इंडस्ट्रीज में बनी है, तो इनकी कॉस्ट आई 2 रुपए, ठीक है। अब इंडिया में एक शर्ट बन रही है जो कि आदमी हाथ से बना रहा है, ये हाथ से की बुनाई है, ये बन रही है इससे, ठीक है, ये पूरी शर्ट बन रही है हमारी। अब ये हाथ की बुनाई से बन रही है, तो भाई इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है। तो आप ये मान लो ये शर्ट बिक रही है 5 रुपए में। अब जब ये 2 रुपए वाली शर्ट इंडिया आई, तो ये सस्ती थी। अब सस्ती थी तो आदमी लोगों ने, इंडियंस ने ये प्रेफर करी कि भाई जब 2 रुपए की चीज मिल रही है तो हम 5 रुपए की चीज क्यों खरीदे। तो जब ये 5 रुपए की चीज बिकना बंद हो गई ना, तब हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स होने लग गई भाई, उसका कोई महत्व ही नहीं बचा। क्योंकि जब कोई खरीदेगा नहीं तो कैसे ही काम चलेगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जियो है, जियो जब मार्केट में आया ना, तो उसने पूरी की पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया। कैसे किया? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सस्ते रेट दिए। क्या दिए? सस्ते रेट दिए सबको, है ना, लो प्राइसेस पे अपने अच्छे अच्छे फंक्शंस दिए, है ना। अब उसमें क्या हुआ, जितने भी पॉपुलेशन थी, जितने भी लोग थे हमारे इंडिया के, उन्होंने 80% लोगों ने जियो खरीद ली और जियो यूज करने लग गए। अब उस समय पे क्या हुआ, जब वो लोग जियो यूज करने लग गए, तो BSNL हो गया, आइडिया हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, ये वाली जो कंपनीज है ना वो कोलैप्स करने लग गई, क्योंकि इन्हें कोई यूज ही नहीं कर रहा था। जब यूज नहीं कर रहा था तो धीरे धीरे इनकी जो कंपनीज है वो कोलैप्स करने लगी, घाटे में जाने लगी। तब तक जो जियो है वो अपनी मार्केट सेटअप कर चुका, भले ही उसने 2 साल तक घाटा झेला हो, पर 2 साल के बाद ना जियो चमक के निकला भाई, जियो का दबदबा हो गया। अब कोई भी देख लो तो जियो यूज कर रहे हैं। तो फिर जियो ने क्या किया, मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया और ये जो दूसरे कंपटीशन थे इनको हटा दिया। अब यहीं पे इसको आप मॉडर्न इंडिया के टाइम पर देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखो, यूके वाले जो थे, ब्रिटिशर्स थे, 2 रुपए की चीज लेके आए इंडिया। अब जो इंडिया में महंगी चीजें इंडियंस की बनी हुई थी, वो थी, तो वो इंडियंस खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें सस्ते में कोई और चीज अवेलेबल थी। जब उन्हें कोई और चीज अवेलेबल थी, तो फिर यहाँ पे किस्सा खत्म हो गया इंडियंस का, या इंडियन इंडस्ट्री का, हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि कोलैप्स कर गई हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब चलो इंडस्ट्रीज गई तो गई, स्किल्स भी गई हमारी, ठीक है, स्किल्स भी खत्म हो गई। आप इस चीज को आप समझ सकते हो कि फिनिश्ड गुड्स आए, फिनिश्ड गुड्स की मार्केट बनी इंडिया। और ये सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की मार्केट ही नहीं बनी। अब आदमी बोलेगा तो भाई कितनी आसान है कि भाई फिनिश्ड गुड्स की मार्केट ही तो थी, इससे ज्यादा क्या था, पर नहीं, इससे भी बहुत बुरी चीजें हुई हैं। चूंकि ये फिनिश्ड गुड्स की मार्केट बना हमारा इंडिया, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज जो थी, इंडिया की इंडस्ट्रीज जो थी, वो कोलैप्स कर गई। प्लस हमारे जो हैंडलूम फैक्ट्रीज थी या हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो भी कोलैप्स कर गई, हैंडीक्राफ्ट्स कोलैप्स कर गए, और उसके साथ चली गई हमारे यहाँ की स्किल्स। क्योंकि यार अब एक कोई आदमी है, उसको अगर अपनी स्किल के थ्रू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ और ढूंढेगा पैसा कमाने के लिए। अब जब वो कुछ और ढूंढेगा पैसा कमाने के लिए, तो अपने बच्चों को भी वो स्किल नहीं सिखाएगा ना, उसके बच्चे भी कुछ और करेंगे, तो इस तरीके से वो स्किल खो गई। जो लोगों को आता था वो सब जा चुका है। अब हम आते हैं 1860 से लेके 1947 तक चला हमारा फाइनेंशियल फेज। फाइनेंशियल फेज में क्या था? आप देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के पास भर भर के पैसा आ गया था, तो देयर वाज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ओके, अब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास तैयार हुई कि भाई अब तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुके हैं, हम कैपिटलिस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास भर भर के पैसा आ जाएगा तो मैं बैंक अकाउंट में तो रखूंगी नहीं,
मैं सोचूंगी कि मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूं, तो या तो मैं उसको सोना जेवरात में खर्च करूंगी, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगी, या फिर ऐसी जगह लगाऊंगी, ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मुझे रिटर्न्स मिले। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, ये ढूंढने लग गई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मतलब जहां पर वो पैसा लगा सके। उनको सूटेबल जगह लगी कि भाई इंडिया है, इंडिया भी नया नया है, इसमें बना देते, इसमें लगा देते हम पैसा, ठीक है। तो उन्होंने लगाए पैसे रेलवे में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। अब देखो रेलवे आया तो रेलवे में क्या था ना, ब्रिटिशर्स ने देखो रेलवे इन्वेस्टमेंट्स हुई, रेलवे इन्वेस्टमेंट्स में एक ये प्रॉमिस किया गया था, इसमें अश्योर्ड, देखो रेलवे इन्वेस्टमेंट्स में क्या था, देयर वाज अश्योर्ड 5% का इंटरेस्ट, 5% अश्योर्ड इंटरेस्ट। अश्योर्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है गारंटीड है भाई, ये वाला इंटरेस्ट जो 5% का है ये तो गारंटीड है, तुम कुछ भी कर लो, कैसा भी कुछ भी हो जाए। मतलब ये रेलवेज में, जैसे अगर मैं हूं, मैंने 100 रुपए रेलवेज में इन्वेस्ट किया है, अब रेलवेज प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 105 रुपए, क्योंकि 5%, 100 रुपए का 5% तो 5 रुपए ही होता है ना, तो 105 रुपए तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, बाय हुक और बाय क्रो। देयर इज नथिंग, मतलब इफ और बट कुछ भी नहीं है, मुझे श्योर है कि 105 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, 5% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब वो ये 5 रुपए मिल रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि भाई रेलवे में प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये 5 रुपए कहाँ से है, ये 5 रुपए आएंगे इंडियन रेवेन्यू से, जो इंडियन पॉकेट्स हैं, इंडियन रेवेन्यू है, वहां से जाएगा ये 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा ड्रेन हो रहा था। अब चलो ये तो मैं 100 रुपए की बात कर रही हूँ, अब इस फिगर को ले जाओ आप 1 करोड़ पे, 1 लाख पे, 10 लाख पे। अब इनके 5% भाई कितने ज्यादा हो जाएंगे, आप इसके बारे में भी सोचना, ठीक है। तो फिर अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो रहे थे, ये रेलवे का तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 5% वाला थिंग। फिर उधर पे आ रहे थे बैंक्स भी एस्टैब्लिश हो रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज आ रही थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आ रहे थे, क्रेडिट कंपनीज आ रही थी, ठीक है। सो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द फेजेस ऑफ इकोनॉमिक, सॉरी, वन मिनट, phases of economic exploitation we have talked about this, okay। थोड़ा सा स्लाइड्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है भाई स्लाइड से तो पढ़ा दे, है ना। तो ये थ्री स्टेजेस ऑफ कोलोनियलाइजेशन में क्या था, कोलोनियलिज्म में क्या था, कोलोनियलिज्म बेसिकली क्या होता है, कॉलोनी बनाना ना, कॉलोनी बनाएंगे तभी ना कुछ हो पाएगा। जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनीज ही तो बना रहे थे। कॉलोनीज में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री ही एक वीक कंट्री के ऊपर दबदबा कायम करती है और उसको अपना सबऑर्डिनेट बना के उसको अपनी कॉलोनी बना लेती है, ठीक है। ये कॉलोनियलिज्म उन्होंने किया कैसे, देखो सबसे पहले तो वो सिर्फ ट्रेड ही करने आए थे, ट्रेड करते करते पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। 1757 में प्लासी हुआ, प्लासी के बाद उन्हें बंगाल मिला, बंगाल मिला तो उन्होंने बंगाल की ट्रेजरी खाली कर दी। चलो इसमें अभी थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं कि फेज 1 में मर्चेंट थे, मर्केंटाइल फेज था। फेज 2 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल फेज था। फेज 3 में ही फाइनेंशियल फेज था, ओके। थोड़ा गहराई में देखते हैं तो मर्चेंट कैपिटलिज्म, ये मर्केंटाइल फेज है बेसिकली, ओके, व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। मर्केंटाइल फेज, बंगाल हाथ में आया, ठीक है। बंगाल हाथ में आया तो बंगाल की ट्रेजरी को बहुत बुरी तरीके से खाली कर दिया था ब्रिटिशर्स ने आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, राइट। अब जो बंगाल हाथ में आया तो उसकी जो लैंड था, जितना भी जमीन था, जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल मतलब, सॉरी, 1 मिनट, लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ, ओके। सी, बंगाल हाथ में आया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, राइट। अब उन्होंने ये पूरा का पूरा लैंड अपने हाथ में ले लिया, बंगाल, दिस इज बंगाल। अब बंगाल में ये जो पूरा लैंड है उसका लैंड रेवेन्यू भी तो होता होगा। अब जैसे पहले जागीरदारी थी तो जागीरों से क्या बोला था कि भाई इससे ना टैक्स कलेक्ट करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो और इन दोनों को एक्ट करो एज अ सैलरी, कि मतलब ये आपकी एक तरीके से सैलरी होगी। चलो जागीर के बारे में नहीं पता तो ये पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें है इसके बारे में। इसको सीधे सीधे समझ लो कि एक प्लॉट है या फिर एक फ्लैट है आपका, ठीक है, आपका घर है, आपने रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे दे दिया ना, तो अब आप रेंट खा रहे हो, रेंट सोच लो 10,000 रुपए आ रहा है आपका, तो वो 10,000 रुपए आप यूज कर रहे हो अपनी चीजें खरीदने में, अपनी शॉपिंग में, सारी चीजों में, है ना, गुड्स खरीदने में। तो अब इस फ्लैट को मान लो बंगाल, ये रहा बंगाल, ठीक है। बंगाल आ गया था ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब ये रेंट कमा रहे थे, उससे रेवेन्यू कमा रहे थे, और ये जो पैसा आ रहा था ना उस रेवेन्यू का, उसको यूज कर रहे थे
टू परचेज इंडियन गुड्स, मतलब जो इंडियन गुड्स थे ना उनको परचेज करने में वो यूज कर रहे थे ये पैसा। और ये क्यों कर रहे थे इंडियन गुड्स को परचेज, कि भाई मतलब जो इंडिया का अच्छा अच्छा सामान है वो क्यों खरीद रहे थे, ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। और उसको बोलते थे कि भाई हम तो ये ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। फिर उन्होंने क्या किया, एलिमिनेशन ऑफ अदर यूरोपियन राइवल्स थ्रू वॉर। भाई इस समय तक ना अच्छी खासी वॉर्स वगैरह कर रहे थे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में उन्होंने वॉर करी थी विद यूरोपियन पावर्स एंड इंडियन पावर्स। तो यूरोपियन पावर्स में हमारे पोर्चुगीज थे, डच थे, डेन्स थे एंड फ्रेंच थे। फ्रेंच सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुए थे, उनके साथ कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, राइट। तो कार्नेटिक वॉर्स में बहुत बुरी तरीके से फ्रेंच को हरा के भगा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो एलिमिनेट कर दिया था उन्होंने यूरोपियन राइवल्स को थ्रू द वॉर, ठीक है। अब इस समय मर्केंटाइल के फेज में ना उन्होंने ऐसे कोई कल्चरल चेंजेस नहीं करे या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं करे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मतलब मुगल अगर गद्दी पे बैठे हो बैठे रहो, निजाम गद्दी पे बैठे रहो, बस तुम पेंशनर बन जाओ। उन्होंने ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े रेडिकल चेंजेस नहीं करे। उन्होंने सबसे पहले तो फोकस रखा कि भाई हम ना पैसा कमाएंगे। वो होता है ना कि चुनाव लड़ने से पहले आदमी सोचता है कि भाई पैसा कमा लो, चुनाव तो लड़ जाएगा, जीत ही जाएंगे अगर पैसा आ गया तो, है ना। तो वही वाली चीज थी इसमें। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली इंडस्ट्रियल फेज के बारे में। तो इंडस्ट्रियल फेज चला था 1813 से लेके 1858 तक, 60 तक भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बाय द एग्जांपल ऑफ जियो, ठीक है। वो हम बात कर चुके हैं कि भाई क्या हो रहा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बाहर का फिनिश्ड गुड्स आ रहा था, चीप प्रोडक्ट आ रहे थे ब्रिटिशर्स से, मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, मशीन मेड टेक्सटाइल थी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था। अब अगर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा महंगी चीज मिल रही है और बाहर से सस्ती चीज आ रही है, चीप दाम में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी चीप की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, कोई भी महंगा नहीं खरीदना चाहता है। दे वर प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स इन चीप रेट्स, ठीक है। बेटर प्रोडक्ट चीप दाम में दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मधुमक्खी की तरह वहीं पे तो चिपकेंगे। तो आदमी वहां पे अट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से इंडियन जो इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है। अब एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स बेसिकली थे कॉटन, इंडिगो एंड सिल्क। वन वे फ्री ट्रेड था कि भाई इंडिया से जा रहा था सामान बिल्कुल फ्री में, और इंडिया का सामान जो भी मतलब जो फिनिश्ड गुड्स थे इंडिया के जो कि ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटीज लग रही थी उनपे, ठीक है। तो हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके, मिनिमल ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टू इंडिया। की जो ब्रिटिश में जो सामान, ब्रिटेन का सामान इंडिया में आ रहा था उस पे बहुत मिनिमल ड्यूटी थी भाई, ऐसे 0%। जैसे जो फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे ना उन पे ज्यादा कुछ ड्यूटी नहीं थी। जो 25 रुपए की चीज वहां पे बन रही है ना, वो यहीं पे मुश्किल से मुश्किल 27 रुपए में आ जाएगी, क्योंकि 2 रुपए शिपिंग चार्ज, बाकी जीरो। मतलब अंदर आने का मतलब जो चार्ज होगा ना, इम्पोर्ट चार्ज होगा या इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, वो बिल्कुल जीरो थे, मिनिमल ड्यूटीज। अब अगर यही सामान, इंडिया का सामान ब्रिटेन में घुसना है ना, तो इसमें भाई 100% ड्यूटी लगा देंगे। तो 25 रुपए का सामान ना 2500 में घुस रहा है अंदर, ठीक है। 2500 का कौन ही खरीदेगा भाई। तो इसकी वजह से कोलैप्स हो गई हमारी ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स, ओके। लेट्स कम टू फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में कैसे हुआ, मैंने बताया आपको कि भाई जो पैसा था वो बहुत बुरी तरीके से एक्यूमुलेट हो गया इन दी हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुई। कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुई तो उन्हें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चाहिए थे। तो उन्होंने देखा इंडिया की तरफ कि अरे भाई सही निशाना है, मार दो गोली, राइट। तो फिर यहाँ पे रेलवे इन्वेस्टमेंट्स हुए थे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 5% वाला अशोर्ड इंटरेस्ट, कि अशोर्ड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा टू दी ब्रिटिश कैपिटल। जिन्होंने भी, अब ब्रिटिश कैपिटल का मतलब होता है, देखो कैपिटल का मतलब बहुत होते हैं। कैपिटल का मतलब तो अपना दिल्ली भी है ना भाई, दिल्ली भी तो कैपिटल है अपना, बट इट इज नॉट दैट कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, ओके। द कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज मनी, 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 ओके। तो मनी की बात हो रही है यहाँ पे। अब मनी की बात में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स का कैपिटल था, ब्रिटिश इन द सेंस व्हाट, द पीपल ऑफ ब्रिटिश हु आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन इंडिया, ओके। सो द ब्रिटिश कैपिटल मीन्स दैट, ठीक है। अब ये जो 5% इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा इन रेलवे इन्वेस्टमेंट्स, ये बात हो ही गई थी। एंड इट वाज पेड थ्रू इंडियन टैक्सेस, राइट। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट का मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने चाहे वॉर के लिए पैसा उधार पे लिया हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना पैसा उधार पे लिया हो, या फिर XYZ किसी भी चीज के लिए पैसा उधार पे लिया हो, पर ये जो पैसे का ब्याज जा रहा था ना, देखो उधार लिया है
लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी लगेगा। अब जीरो जीरो वाला वो तो है नहीं ना, जीरो वाली ईएमआई वाली कौन होती है वो, मैं तो भूल ही गई भाई। हाँ, वो कुछ तो होता है, आई फॉरगॉट अबाउट इट, लेट्स फॉरगॉट, है ना। तो जैसे लोन लिया है तो इंटरेस्ट लगेगा, अब इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट का ये जो ब्याज है ना, ब्याज जो ये पैसा उधार पे लिया है ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने, इसका ब्याज भरेगा इंडिया। तो इंडियन रेवेन्यू से पैसा जाता था ये ब्याज का, ठीक है। तो ये जो पब्लिक डेट है ना, ये वही है। अभी इन्वेस्टमेंट इन टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन, अब देखो क्या होता है कि जो इंडिया में टी का, रबर का, कॉफी का, इन सब का प्लांटेशन किया है, चलो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का कि नहीं हो गया? अब ये कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, पर इसका पैसा ना जो खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग, फार्मर्स हैं, उनके पास नहीं आ रहा है। ये जो चलो इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स ने किया, पर ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ब्रिटिशर्स ही लेके जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमको देके जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। अब फाइनेंस इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इट वॉज यूज टू एग्जॉस्ट इंडियाज रिसोर्स, वी आर इंटरेस्ट इन डिविडेंड। देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड के थ्रू, अब जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया, इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द रेलवे, इट इज अबाउट एनीथिंग। देखो जब ऑब्वियसली जब वेल्थ ड्रेन हो चुकी है ना, तो अब पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा तो बाहर के लोग ही अंदर इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो भाई इंटरेस्ट, डिविडेंड, मतलब जो उन्होंने पैसा दिया है उसका शेयर भी देना पड़ेगा उन्हें, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब वो सारा जो ब्याज है या डिविडेंड है वो जाएगा कहाँ से? तो वो जाता था इंडिया के रिसोर्सेज से। सो इट यूज टू एग्जॉस्ट द इंडियन रिसोर्सेज, राइट। नाउ लेट्स कम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। हम इकोनॉमिक ड्रेन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। Now let's understand it by understanding the meaning of drain. Drain का मतलब क्या होता है? Drain basically means the unidirectional flow of something. ठीक है, unidirectional flow मतलब एक तरफ की डायरेक्शन में चीज फ्लो कर रही है। अब जैसे हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं, तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? हमारे इंडिया से जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो समझदार लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, एक तरफा फ्लो है ना। हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, राइट। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको बाहर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और बाहर के लोग अंदर नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं फॉरेन से लोग अंदर? क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे इतना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट या फिर उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, वो उनको नहीं दे पा रहे हैं इंडिया, ठीक है। अब ये देखो, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही क्यों होता है? अब हम अपनी किचन का सिंक मान लेते हैं, किचन के सिंक में अगर देखते हैं तो पानी एक ही तरफ जाता है ना, उल्टा तो आता नहीं है ना, एक ही तरफ जाता है। तो इट इज ऑल्सो अ ड्रेन। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? एक ही तरफ तो जाता है ना अपना पूरा आइटम। अब जैसे हम किचन के ना, वो किचन कह रही हूँ मैं, बाथरूम के फ्लश की बात कर लूँ, ये हमारी टॉयलेट सीट है, ये हमारा फ्लश है, ठीक है। और हमने फ्लश किया, अब सामान पूरा बाहर अंदर नीचे चला गया, तो इट इज अ ड्रेन ना। अब अगर सोचो ये सामान बाहर की तरफ आने लग जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट। तो सॉरी फॉर टॉकिंग दिस शिट, बट समझाने के लिए चलता है ना भाई। तो दिस इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? ड्रेन का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ समथिंग, इट इज अबाउट समथिंग। पर अगर हम इकोनॉमिक ड्रेन की बात करें तो इकोनॉमिक ड्रेन में क्या है? इट इज द कंसिस्टेंट, भाई लिखने में बहुत देर लगती है, कंसिस्टेंट आउटफ्लो ऑफ वेल्थ। अब इकोनॉमिक है तो ऑब्वियस सी बात है वेल्थ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट आउटफ्लो हो रहा है हमारी वेल्थ का, हमारे पैसे का। हमारा पैसा लगातार बाहर जा रहा है, ठीक है। पर कहां से कहां तक हो रहा है ये आउटफ्लो? फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ओके। इंडिया से पैसे जा रहे हैं इंग्लैंड विदाउट, अब इंडिया को कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, विदाउट इंडिया रिसीविंग सफिशिएंट, ऐसे समझ लेना थोड़ा थोड़ा, मैं आधा ही आधा लिख रही हूँ डॉक्टर वाली भाषा, समझ लेना। विदाउट इंडिया रिसीविंग सफिशिएंट इकोनॉमिक, कमर्शियल और मटेरियल बेनिफिट्स इन रिटर्न, ओके। तो इंडिया को बेसिकली कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है, सफिशिएंटली तो कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इंडिया से सामान सब कुछ बाहर जा रहा है, पर इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? देखो पहले तो क्या हो रहा था? ट्रेड हो रहा था इंडिया और जो इंग्लैंड है, हमेशा ऐसे ही नहीं था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता हो, पहले ट्रेड होता था। ट्रेड में क्या रहता था?
कि इंडिया जैसे वास्को डगामा आया था 1498 में, वास्को डगामा इंडिया आया था, राइट। इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ। तब ट्रेड होता था, ट्रेड में क्या था, अब वो आया 10 रुपए की चीज इंडिया से लेकर गया और उसने अपने क्या कहते हैं पोर्चुगल में, वहां पे वो सेम चीज 100 रुपए की बेची, तो उसने 90 रुपए कमा लिए। इट इज बेसिकली अ ट्रेड ना यार। आदमी की समझदारी है कि वो कितना बेच पा रहा है, कितना नहीं बेच पा रहा है, वो उसकी मतलब वो कहते हैं ना इंटेलेक्ट है, उसकी इंटेलिजेंस है, राइट। तो ये तो ट्रेड हो गया। अब इसके बदले हमें क्या हो रहा था कि चलो वो जो हमसे खरीदते थे वो हमें बुलियंस में खरीदते थे, तो हमको बुलियंस मिल रहे थे, राइट। तो हमारे लिए तो सब कुछ ठीक था, ये तो एक बेसिक ट्रेड था। पर अब क्या हो रहा है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। देखो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी और इसके बाद उन्हें बंगाल मिल गया था ब्रिटिशर्स को, राइट। अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी और इसके बाद ब्रिटिशर्स को मिली दीवानी, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब क्या हो रहा है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल में समझो कि उनको ना दीवानी मिल गई। दीवानी क्या होते हैं, बेसिकली मनी राइट्स, ठीक है, पैसा मिल रहा है उनको, ठीक है। तो अब इस पैसे से क्या कर रहे हैं आप समझना, उनको 100 रुपए मिले। अब 100 रुपए में उन्होंने क्या किया कि 50 रुपए सीधे सीधे अपनी पॉकेट में रख लिए। तो ये याद रखना कि ये जो 50 रुपए ये पॉकेट में चले गए। फिर जो ये 50 रुपए दूसरे 50 रुपए है ना, इससे उन्होंने खरीदा रॉ मटेरियल। अब समझ ना, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वो पैसा अपने ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से लेके नहीं आ रहे हैं, यूके से लेके नहीं आ रहे हैं, वो हमारे इंडिया का पैसा, ये दीवानी का पैसा जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आ रहा है, उसी पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल खरीदने में, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल खरीदा, ब्रिटेन लेकर गए, ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्री में लगाया, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री से एक बहुत अच्छा सा आइटम निकाला और इंडिया लेके आया, और इंडिया लाके उन्होंने वही सेम आइटम बेच दिया 100 रुपए में। तब ब्रिटिशर्स के पास क्या आया भाई, 100 रुपए जो कि दीवानी से लिए थे, उनका खुद का पैसा नहीं लगाए, ठीक है, उन्होंने इंडिया से ही कमाया है और इंडिया से ही और पैसा लेके गए हैं। उन्होंने बेसिकली बिना कुछ लगाए इंडिया से 150 रुपए ले लिए, समझ रहे हो आप। 50 रुपए जो कि दीवानी के वो उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिए थे, और 100 रुपए जो कि उन्होंने वो अपना नया ब्रिटेन में गए थे रॉ मटेरियल लेके, सामान बनाया और सामान लेके आए और 100 रुपए में बेचा, 150 रुपए कमा लिया। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था हमारी इंडिया का, राइट। इसका मतलब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आई गेस। और नहीं आया हो तो 2-3 बार देख लेना, आ जाएगा। और तब भी नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी अलग से समझाने के लिए। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन के भाई किन किन तरीके से हुआ। देखो होम चार्ज तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी, अभी ये इसी स्लाइड में निपट जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये फॉरेन बैंक, ये वाला हम समझ लेते हैं ये क्या है, फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज, राइट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बिल्कुल रेलवेज जैसे ही समझ लीजिए आप। रेलवेज में अभी बात हुई थी ना कि रेलवे में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको अशोर्ड 5% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे रेलवे में बेनिफिट हो, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई लेना देना नहीं है। ये जो 5% है ना, ये इंडियन रेवेन्यू से भी देना पड़े ना तो वो देना पड़ेगा। अब इसी 5%, अब जैसे हम 100 रुपए दिए, अभी मैं जो पुराना एग्जाम्पल है वही स्टेट कर रही हूँ। 100 रुपए लगाए रेलवे में, ठीक है, स्टीफन भैया ने, स्टीफन भैया एक नाम ले लेते हैं हम, फॉरेन नेम है। स्टीफन भैया ने 100 रुपए लगाए रेलवेज में। अब उन्हें 5% अशोर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उन्हें 105 रुपए मिलेंगे। 5% का ब्याज मिला हुआ है, मतलब 5% का ब्याज 100 रुपए पे 5 रुपए होता है। अब इसी 5 रुपए को, ये 5 रुपए भले ही रेलवे में प्रॉफिट और लॉस हो, कोई लेना देना नहीं है, इंडियन रेवेन्यू से आएगा ये 5 रुपए, ठीक है। अब आप ये मान लो कि ये जो 100 रुपए का मैं बता रही हूँ अमाउंट, ये 100 रुपए ना हो कि 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो। ऐसे आप सोचो कि फिर इंटरेस्ट भी कितना ज्यादा बढ़ जाएगा 5% का। और ये सिर्फ एक आदमी का नहीं, करीब ना करीब 100, 200, 300, 400 कितने भी आदमी हो उनका हो, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट का भी मतलब ये समझ लो कि भाई इकोनॉमिक ड्रेन किन किन चीजों से हो रहा था, ठीक है, तो इन चीजों से हो रहा था। अब शिपिंग कंपनीज, फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये मान लेते हैं कि भाई अब इंश्योरेंस कंपनी आई इंडिया में। अब वो इंश्योर किसको कर रही है, इंडियंस को ही कर रही है, उन्हीं से पैसा ले रही है ना। और क्या कर रहे हैं भाई, यही तो हो रहा है। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, हमसे ही तो पैसा लेती है ना। अभी उस समय पे क्या हो रहा था, जो इंश्योरेंस कंपनी आ रही थी वो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी थी। आज के दिनों में क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारी इंडिया की है। उस समय पे क्या हो रहा था, जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो यूके की थी, वो ब्रिटिशर्स थे और वो पैसे ले रहे थे इंडियन से, राइट। तो ऐसा हो रहा था। अब शिपिंग कंपनीज का भी ये मान लो
शिपिंग करनी किसको है? ब्रिटिशर्स को करनी है। अब यहाँ पे जो शिपिंग कंपनी है वो एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? वो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। अब भाई ब्रिटिशर्स ही ब्रिटिशर्स को पैसे दे रहे हैं ना, और वो पैसा ले किससे रहे हैं? इंडियन से ले रहे हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल में, ऐसा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो गया हुआ है, ऐसे समझते हैं कि ब्रिटिशर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यहाँ पे एक शिपिंग कंपनी एस्टैब्लिश करी है इसी स्टीफन ने, ठीक है। स्टीफन ने यहाँ पे अपनी एक शिपिंग कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, राइट। अब ये ब्रिटिशर है ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्हें अपना सामान भिजाना है कहाँ पर? ब्रिटेन में, यूके में। तो वो यूज कर रहे हैं इस शिपिंग कंपनी को। अब वो पैसा देंगे ना इस शिपिंग कंपनी को अपना सामान यहाँ तक भिजाने के लिए, यूके तक भिजाने के लिए, राइट। वो पैसा देंगे। अब वो जो पैसा दे रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वही जो दीवानी की अभी बात करी थी, दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और सिर्फ यही नहीं भाई, तब तक ना ब्रिटिशर्स मैसूर भी कब्जा चुके थे, मराठा की मतलब जितनी भी टेरिटरीज थी वो भी कब्जा चुके थे। मराठा की टेरिटरीज में बहुत सारी टेरिटरीज आती, कोई एक नहीं है, क्योंकि मराठा तो कॉन्फेडरेसी थी पूरी। आपको अगर एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर और एंग्लो सिख वॉर के बारे में जानना है तो पुरानी वीडियोस में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। अब देखो यहाँ पर ना क्या था, ग्वालियर भी था, पुणे भी था, बड़ौदा भी था, है ना, ये सब कुछ सारे टेरिटरी थी, इंदौर भी था। तो ये भी कब्जा चुके थे। तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत पैसा आ चुका था, और ये पूरा पैसा आ रहा था इंडियंस के लैंड रेवेन्यू से या फिर अलग अलग चीजों से। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इसके जस्ट बाद वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझा दूंगी, उसमें अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में, ओके। तो ये हो रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि यही पैसा शिपिंग कंपनी को दिया जा रहा था। तो ऑब्वियसली आप दे तो इंडिया का ही पैसा रहे हो ना, खुद की जेब का तो दे नहीं रहे हो ना, ब्रिटेन के पैसे तो जा नहीं रहे, है ना। तो ये हो रहा था। अब होम चार्जेस को समझ लेते हैं। होम चार्जेस क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। अब यही जो पहले बता चुका है कि ब्रिटिशर्स ने किसी से भी उधार लिया हो पैसा, उस उधारी ले हुए पैसे पे जो भी ब्याज लग रहा था वो ब्याज इंडियन रेवेन्यू से ही जा रहा था। तो ब्याज ब्याज पूरे इंडियंस ही भज रहे थे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन रेलवे इन्वेस्टमेंट, ये रेलवे इंटरेस्ट, तो ये 5% का शॉर्ट इंटरेस्ट है, ऑलरेडी टोल्ड यू। मिलिट्री चार्जेस, इंडियन आर्मी को, मतलब जो इंडियन आर्मी थी, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स की आर्मी इंडिया में बैठी हुई थी, उसको मेंटेन करने के लिए जितने भी पैसे लग रहे थे वो इंडियन रेवेन्यू से ही जा रहे थे, पर वो लड़ तो ब्रिटिशर्स की तरफ से रहे थे ना भाई, ठीक है। पेंशन एंड सैलरी, पेंशन एंड सैलरी में देख लेते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसे हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे होता था? हमारा ब्रिटेन में, इन यूके। अब यूके में ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक अच्छी खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। अब उनमें से कोई भी आदमी, ये मान लो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इंडिया में आए नहीं कभी भी, पर वो वहां पर बैठ के इंडिया का काम कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया यूज टू बी अ कॉलोनी ना उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की। तो हर कॉलोनी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे ऑफिसेस बना रखे थे कि भाई इस ऑफिस में इस कंट्री का काम होगा, इस कॉलोनी का काम होगा, है ना। तो वो उस समय पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसमें इंडियन एज अ कॉलोनी का काम हो रहा था। अब उस काम के लिए जितने भी लोग लगते थे, उनकी सैलरी प्लस उनकी पेंशन, जब वो रिटायर हो जाए उनकी पेंशन, ये सारी चीजें इंडियन रेवेन्यू से ही आती थी। भले ही ये लोग इंडिया में काम कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों, इवन इफ दे आर सिटिंग इन यूके, they were getting the money from Indian revenue, okay। परचेज ऑफ स्टोर्स, मतलब ये मान लो कि आप 1 मिनट, जैसे कि अगर यूके में कोई भी परचेज किया जा रहा है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इंडिया में कोई भी चीज हो रही है उसके लिए अगर यूके में कुछ चीज खरीदी जा रही है, तो उसका पैसा भी इंडियंस ही देंगे, इंडियन रेवेन्यू से ही जाएगा, ओके। अब ये थोड़े से एस्टिमेट्स देख लेते हैं। जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई थी ना अभी, सॉरी, हाँ ड्रेन हुआ था, ये जो जितना भी पैसा बाहर गया था उसका देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं जो थ्योरी है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थोड़े से एस्टिमेट्स देख लेते हैं किसने क्या क्या बताया। तो दादा भाई नौरोजी ने बोला कि भाई 1865 से लेके 66 तक हमारे 1500 मिलियन पाउंड जा चुके थे इंडिया से बाहर। उन्होंने ये भी बताया, मतलब ऐसे कैलकुलेट किया कि 1897 में उन्होंने ये चीज कैलकुलेट कर ली थी कि भाई अब तक मतलब 359 करोड़ पर एनम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। डी वाचा बोलते हैं 1901 कि 1860 से लेके 1900 तक
30 to 40 करोड़ रुपीस पर एनम इंडिया से बाहर जा रही है इस पूरे पीरियड में। इस पूरे पीरियड में आप मतलब समझ रहे हो 40 साल तक ये इतना पैसा बाहर जाता रहे। अब आप 40 into 40 करोड़ करोगे तो आपको पूरा टोटल एस्टिमेट आ जाएगा कि भाई टोटल कितना पैसा बाहर गया है, ठीक है। क्योंकि भाई 40 साल तक बाहर गया, 1860 से लेके 1900 तक 40 साल होते हैं, और 40 साल तक हर साल 30 से 40 करोड़ रुपए बाहर गया है, ठीक है। आरसी दत्त बोलते हैं इन 1901 के 22 मिलियन पाउंड्स पर एनम इंडिया से बाहर गए हैं, ठीक है। फॉरेन प्रोफेसर्स भी कुछ हैं जिन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं। जॉर्ज विंगेट बोलते हैं इन 1859 के एनुअल रेन हुआ है 17 ईयर्स तक। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे इसमें 40 साल का था, ऐसे उसमें बोलते हैं कि 17 ईयर्स तक हर साल इतना इतना अमाउंट बाहर गया। आई एम नॉट गोइंग टू से कितना, भाई ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट इट, ओके, आप खुद पढ़ लेना। टोटल इतना हो गया था, अगर 17 ईयर्स का पर ईयर के हिसाब से इतना कैलकुलेट करो तो इतना आ जाता है, ठीक है। विलियम डिग्बी बोलता है इन 1901 कि 1757 जिस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उससे लेके 1815 तक 500 to 1000 मिलियन पाउंड्स बाहर गए हैं, ओके। अब हम आते हैं दादा भाई नौरोजी की। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है ना, ये देखते कि ये आई कहाँ से, क्योंकि दी तो दादा भाई नौरोजी नहीं थी। देखो उन्होंने ना 3 पेपर्स एस्टेब्लिश मतलब सॉरी लिखे थे ड्यूरिंग 1867, ठीक है, जिनमें से एक का नाम था ब्रिटेन्स डेट टू इंडिया। ब्रिटेन डेट्स टू इंडिया, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने कर्जा दिया था इंडिया को, नहीं भाई। अब आप देखो इतना सारा पैसा, ये इतना सारा पैसा अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से लेकर गए हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ने कर्जा दिया है ना ब्रिटेन को, ब्रिटेन ने कर्जा नहीं दिया इंडिया को, है ना। तो उनका ये ब्रिटेन्स डेट टू इंडिया से कहने का मतलब है इंडिया ने जो कर्जा दिया है ब्रिटेन को वो, ठीक है। अब इसकी वजह से इन्होंने पेपर लिखा, इससे थोड़ी सी थ्योरी बनी, इट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इससे ही निकल के आई है हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। अब इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को एक बुक में कन्वर्ट किया गया इन 1901 और उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वाई वी आर कॉलिंग इट अन ब्रिटिश, एक तरीके से वो ताना दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, दैट इट वाज वेरी अन ब्रिटिशर्स ऑफ यू, कि मतलब जो आपकी एक कहते हैं ना कि यू आर नॉट बीइंग एज यू वर, मतलब आप अपने नेचर से बिल्कुल विपरीत आ रहे हो, राइट, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था। अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना, ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल इशू था उनके अकॉर्डिंग। देखो आप जब भी मतलब पेपर में मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करो ना, तो मैं आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दो जो आपको पता है कि किसी ना किसी ने बोला है, तो एक प्रोमिनेंट नाम जरूर चिपका दो उसके साथ। उस प्रोमिनेंट नाम, जैसे अभी अगर मैं बोलूं कि दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज अ डेट्रीमेंटल इशू टू इंडिया, तो मैं ये जरूर लिखूंगी कि अकॉर्डिंग टू दादा भाई नवरोजी। वाई? बिकॉज ये जो इनका नाम है ना, मुझे अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा, राइट। उनके हिसाब से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था ना, इट वाज एन अल्टीमेट इविल, क्योंकि इसकी वजह से भाई भूखमरी भी हुई, पैसा नहीं था इंडिया में, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से फेमाइन भी हुई, बहुत सारे लोग मरे, है ना। तो हम देखते हैं, अब हम थोड़ा स्लाइड में देख लेते हैं अंदर। Drain of wealth was given by Dadabhai Naoroji. In his book Poverty and Un-British Rule in India 1901, he argued that wealth was being transferred from India to UK without any proportional return. Just as I told you, without any proportional return का मतलब यह है कि इंडिया को इकोनॉमिक, कमर्शियल या मटेरियल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा था, है ना, और ब्रिटिशर्स सब कुछ लेकर जा रहे थे। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ ना, स्लाइड्स में रीड करने से पहले, क्योंकि रीड तो आप खुद भी कर लोगे, आई ट्राई कि मैं ना आपको अच्छे से समझा दूं, सब कुछ कर दूं, क्योंकि रीडिंग तो ठीक है सब कर लेते हैं यार, है ना, समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, समझ जाओगे तो याद रह जाएगा। अब वो बोलते हैं कि ड्रेन को हम क्या मतलब, ड्रेन का मतलब क्या है, हम किसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि ड्रेन हम किस चीज को मानेंगे। तो एनीथिंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कैपिटल, जितना भी कैपिटल बच रहा था ना इंडिया में, वो पूरा का पूरा ब्रिटेन में जा रहा था, ठीक है। सैलरीज एंड सेविंग्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, के मतलब अब देखो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, अब उनको जो सैलरी दी जा रही है वो इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही है, उनकी जितनी भी सेविंग्स है वो भी तो इंडियन रेवेन्यू की ही है, वो सब कुछ भी हमारी ड्रेन में ही काउंट हो रही थी। और प्राइवेट रेमिटेंस वही वाली चीज है कि जितना खुद से कमा ले रहे हैं, और होम चार्जेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो बेसिकली ईच एंड एवरी पेनी विच वाज स्पेंड for Britishers, for the use of Britishers, for the utilization of Britishers, or for the protection of Britishers
it was considered as drain. Okay, let's come to this. अभी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्लोरेशन वी हैव ऑलरेडी सीड के भाई एस्टिमेट किया था सब लोगों ने, ये किसने कितना कहाँ से कैसे चला गया, राइट? तो अभी उनके हिसाब से 1900s तक 1/4 ऑफ इंडियन टोटल का, मतलब इंडिया का टोटल रेवेन्यू इंडिया से बाहर जा चुका था इंग्लैंड, और वो हर ईयर जा रहा था, एवरी सिंगल ईयर इट वाज गोइंग आउट, ठीक है। Nehruji calculated that British rule drained India of its wealth, resulting in chronic poverty and रिकरिंग फेमाइंस, राइट? तो रिकरिंग फेमाइंस कैसे हो रही थी कि भाई अब पैसा नहीं बचा था। अभी वो फेमाइन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा था कि जब खाना नहीं था सिर्फ इसी वजह से हो रहा, अब क्यों हो रहा था भाई? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था। देखो इसके बाद ना मैं वीडियो बनाऊंगी अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी ऑन दी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? उसमें मैं आपको कमर्शलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। अभी मोटा मोटा ये समझ लो क्या हो रहा था कि पहले ना आदमी जब खेती बाड़ी करता है और वो खेती बाड़ी अपने खाने के लिए करता है ना, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि भाई हम खुद खाने के लिए मतलब खेती कर रहे हैं, तो उसको सबसिस्टेंस मतलब हम सबसिस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए उतना क्या कहते हैं उसको, सेटिस्फाइड है हम उस चीज से, हमारे लिए उतना पर्याप्त है, राइट? पर अब क्या आ रहे थे ब्रिटिशर्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के बाद कॉटन, रबर और इंडिगो, ओपियम ऐसी चीजें उगवा रहे थे जो कि आदमी नहीं खा सकता ना। अब उससे क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स? पैसा कमा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमा के फार्मर्स को दे रहे हो, भाई फार्मर्स की कंडीशन बहुत गंदी खराब हो गई थी। तो एक तो सिचुएशन ये थी कि उनके पास खाना नहीं था, फूड शॉर्टेज थी, स्टार्वेशन हो रहा था, एक तो ये सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन ये भी थी कि भाई एक पॉइंट पे ना फूड तो था, फूड सफिशिएंट अमाउंट में था, पर उनके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, दे डिड नॉट हैड मनी। तो मनी की भी बहुत प्रॉब्लम थी, एंड मनी की प्रॉब्लम क्यों हुई? बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट? ये कनेक्शन है यहाँ पे फेमाइन का। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे ड्रेन के? देखो सबसे पहली बात तो इंडिया में बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन नहीं हो पाया वेल्थ का। देखो अब एक बात बताओ, लगातार अब जैसे मैं एक बात करूं, सिंक है, ये हमारी किचन का सिंक है, यहाँ पे नल है, नल चल रहा है, अगर मैं सिंक बंद नहीं करूंगी तो पानी भरेगा नहीं, राइट? अगर ये सिंक खुली रहेगी तो पानी सीधे सीधे नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। अब ये पानी जब नीचे जाता जाएगा तो पानी रुकेगा नहीं, जब पानी रुकेगा नहीं तो मेरी सिंक भरेगी नहीं, भरेगी नहीं तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा ना चीजों का। अब उसी तरीके से अगर कंटिन्यूअसली पैसा ड्रेन हो रहा है इंडिया से, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पॉसिबल है ही नहीं, नहीं हो पाएगी ना। अब क्या हो रहा है कि जब इंडिया में कैपिटल नहीं बचा तो ब्रिटिशर्स जो है वो कैपिटल लगाएंगे, तो इंडिया जो है इंडिया में ब्रिटिश कैपिटल आ रहा था इन इंडिया इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल का मतलब यह है कि मदद करने की, मतलब इंटेंशन से नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें इसमें रिटर्न मिलेगा, जैसे कि रेलवे में हुआ था। अब देखो जब उनके पास पैसा गया तो इट एडेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत मदद हुई जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ। अब हमारे, चलो उनके यहाँ तो बहुत ज्यादा बरक्कत हो गई, हमारे यहाँ क्या हुआ? अंडर डेवलपमेंट हुआ। अब अंडर डेवलपमेंट हुआ भाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। अब देखो जब ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ ना, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, अब इन्वेस्टमेंट नहीं था तो जॉब क्रिएशन भी नहीं था, जॉब क्रिएशन नहीं था तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलपमेंट था, भाई कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इंडिया में। अब एक बात बताओ, अगर आपके भी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, और आपके अकाउंट में 10-20 लाख पड़ा हो तो अभी आप भी चौड़ में जाकर बोलोगे ना कहीं पे, पर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डाउन होगा। कॉन्फिडेंस डाउन की वजह से मॉरल ड्रेन था, मॉरली कोई भी ऐसे ये नहीं था कि भाई हम तो कर दिखाएंगे, कोई नहीं कर दिखा पा रहा था। हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट। वही वाली चीज थी कि वहां बाहर से, यूके से चीप मतलब चीप प्रोडक्ट्स आ रहे थे और इंडिया में महंगे मिल रहे थे वही सेम चीज, तो लोग चीप प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। फेमाइन, भाई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से बेसिकली फेमाइन हुई थी, और फेमाइन इसलिए भी हुई थी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था फूड खरीदने के लिए। So see, deindustrialization में इंडिया was transformed from the workshop of the world. इंडिया जो थी वर्कशॉप थी वर्ल्ड की, मतलब सारा काम यही होता था। अब ये कन्वर्ट हो गई फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि देखो हमने देखा था ना इंडस्ट्रियल फेज में कि रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाने लगा था और इंडिया फिनिश्ड गुड्स की मार्केट बन गई थी, तो वह सेम चीज है।
कमर्शलाइजेशन तो हमारे जो इंडिया है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर क्या मतलब फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने लगी थी, जैसे कि इंडिगो, ओपियम, ये सारी चीजें, ताकि वो ब्रिटिश मार्केट को क्या कहते हैं, सर्व कर सके, राइट, ठीक है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस हुई और फेमाइंस भी हुई। क्रॉनिक पॉवर्टी में क्या हुआ, ड्रेन प्रिवेंटेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पाया, राइट, दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर। इंडिया रिमेन्ड अनडेवलप्ड while providing the capital for UK's इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, अब इंडिया के पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, पर ड्रेन लगातार हो ही जा रहा है, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है यूके की तरफ, और यूके की इंडस्ट्री बढ़िया ग्रोथ मार रही है पर इंडिया की नहीं मार रही। तो अभी भी अगर ऐसा लगता है ना कि भाई लंदन तो बहुत बढ़िया है, तो ये मान लेना भीख का खा रही है हमारी, ठीक है। अब इधर पे आ जाते हैं कंक्लूजन में। तो द इकोनॉमिक ड्रेन वाज द मॉरल एंड इकोनॉमिक बेसिस फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट टर्न द फोकस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू दी स्वराज। देखो लोग ना फिर इस चीज से भटक गए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं तो भाड़ में जाए, पहले तो ये करो कि भाई बाहर की चीजें यूज ना करें, हमारे इंडिया की यूज करें, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बनी रहे, वो कोलैप्स ना करे, वो करेगी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, राइट। अब देखो मैंने हर वीडियो के साथ, हर टॉपिक के साथ एक मेंस क्वेश्चन तो चिपकाती हूँ, ताकि आप ना अच्छे से पढ़ सको, आप मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये नहीं है कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे, नहीं, आप दोनों की तैयारी साथ में करते चलो तो बेस्ट रहेगा। ये मेंस का क्वेश्चन है फॉर दिस टॉपिक, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज नॉट मेरली अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बट अ परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ India's economic growth. Critically analyze the three phases of colonial exploitation in the light of the statement. देखो सबसे पहले तो क्या करना है, तीनों फेजेस को करना है, मतलब अपन लोगों को डिस्कस, जैसे कि मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज। उसके बाद ये बताना है कि ये जो ड्रेन है ना, ऐसा नहीं है कि पैसा यहाँ से वहां जा रहा है। देखो अगर हमारा इंडिया ना भरपूर होता पैसे में, एक्स्ट्रा पैसा होता तो खूब ले जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर हम मतलब एक कोना नहीं बचता हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट ना हुआ हो, हमारे यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी कि आप हमारे यहाँ से पैसा ले जाओ, खूब ले जाओ, है ना। पर अभी हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिर्फ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल नहीं था, पैसा ही हमारे यहाँ इधर उधर नहीं जा रहा था। इट वॉज अ परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्लब्स हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे सब कुछ बताना है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फेमाइन आ रही है ना, जॉब्स क्रिएशन नहीं है बिल्कुल भी, एक्यूमुलेशन ऑफ वो नहीं है, मतलब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज वाले पार्ट है, तो कॉन्सिक्वेंसेज वाले चीज बतानी है। तो इस तरीके से आप ना ये पूरा ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो yeah, that's it for this video. If you like it, please comment, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye, see you in my next video.